सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तीन चीज़ें हैं जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है: रियासत, सियासत और मईशत। रियासत है तो सियासत है, और सियासी मैदान में या कारज़ार सियासत में मामला सियासत मुस्तहकम है तो फिर मईशत भी मुस्तहकम है, और ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं। तीनों का अहवाल आपके सामने रखेंगे। रियासती मामलात के ऊपर बात की जाए तो आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस थी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एलामिया सामने आया और ISPR ने इसको ट्वीट किया। आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदाए पाकिस्तान और इनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकज़ी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। साथ ही साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। ये आर्मी चीफ का कहना था। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन शुरका ने शिरकत की, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। रियासत डटी हुई है, जबकि अब बात हम सियासत की कर लेते हैं। सियासतदान एक नए अखाड़े के अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक नई सियासी पार्टी वजूद में आ चुकी है और ज़राए के मुताबिक उसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। जहांगीर खान तरीन साहब इसके रूए रवा हैं। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। जबकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर सियासी एक्टर्स का जहां तज़किरा होता है, वहां जरदारी फैक्टर को आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। जरदारी साहब कल रात से मुसलसल एक बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने में इंतखाबात नहीं होंगे, जब मैं चाहूँगा तब होंगे, और ये कब होंगे ये सोचने वाली बात है। अब इन तमाम चीज़ों से इंटर रिलेटेड हमारी मईशत है। आइंदा बजट 9 तारीख को पेश किया जाने लगा है। 2023-24 का बजट किस तरह का होगा? अवाम जो इन तीनों सुतूनों को बार बार मुसलसल मुस्तकिल तौर पर देखते चले आ रहे हैं और पिछले 75 साल से देखते चले आ रहे हैं, उनके लिए क्या रिलीफ होगा? बजट 2023-24 पेश होने लगा है। पब्लिक का रद्द-ए-अमल अपनी जगह पर है। लोग दिन रात एक ही बात कर रहे हैं कि उनको आखिर कब, कितना और किस तरह का रिलीफ मिलेगा, टैक्सेस में क्या छूट होगी। और अगर ये वाला बजट भी IMF के मामलात को मद्देनजर रखते हुए बनेगा तो फिर जो सियासतदान है वो अपनी सियासत तो भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने महंगाई तो वैसे ही करनी है जो वो सोच कर बैठे हुए हैं। तो पब्लिक के लिए क्या रिलीफ होगा? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द नेट करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पाकिस्तान फर्स्ट। #पाकिस्तान फर्स्ट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के मौजूद मेहमान का मैं तारुफ करा देता हूँ। जनाब अयाज अमीर साहब, पाकिस्तान के मोतबर सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े होंगे। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन, आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, आप भी हमारे साथ स्काइप पर जुड़े होंगे। और कुछ देर के लिए महमूद मौलवी साहब, साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा जनाब अयाज अमीर साहब से होगा। अयाज अमीर साहब, ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, इसको हम सिंगल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सियासी मामलात पाकिस्तान के बन गए हैं, आप समझते हैं कि ये अपनी डगर पर आ पाएंगे आने वाले 2 महीने में कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं? ये तो पहले आप पूछें कि इलेक्शन हो क्यों नहीं रहे, इलेक्शन मुहिम्मा या मुश्किल क्यों बनी हुई है जी। अगर इसकी वजह कोई दिलों में डर या वसवसा है और उसकी उस डर और वसवसे की नौयत क्या है, तो 2 महीने में वो डर निकल जाएगा
तो शायद इलेक्शन हो जाए। लेकिन वो डर और वसवसे कायम रहे तो जैसे पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए तो आइंदा भी इलेक्शन बड़े मुश्किल लगते हैं। तो पहले तो जिन्होंने फैसले करने हैं उनसे थोड़ी छानबीन करनी चाहिए या कोई तफ्तीश करनी चाहिए कि क्या कोई सीनों में डर है, खौफ है, कोई वसवसे हैं। अगर नहीं है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? नहीं करा रहे तो इसका मतलब है वो दलील बनती है कि दिलों में है, तो वो डर जाएगा या नहीं जाएगा फिर ही कुछ हो सकता है। मेरी समझ में तो यही है बात। आपको लग रहा है कि इलेक्शन 2023 में नहीं होने लगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि मई 14 को एक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि फलाने सूबे में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं कराएंगे। वजह क्या है? वो वजह जो है 2-3 माह में चली जाएगी। क्या वो मैशत है, कोई ये बहरा अरब से कोई तेल निकलेगा और पानी वो जो है पैसे उसके कुछ फवाहे आ जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक हो जाएंगी, डॉलर वगैरह जो है वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। मलिक बोस्तान साहब जो हमारे चकवाल के हैं उनको ज्यादा इतना फिक्र नहीं करना पड़ेगा, फिर तो बात ठीक है। अगर यही बात रही जो हो रही है और महंगाई ऐसे ही हुई और डार साहब अपने करिश्मात ऐसे ही दिखाते रहे जैसे वो IMF को दिखा चुके हैं और उसका नतीजा हम देख चुके हैं, तो फिर आप मुझे बताइए ना कि कौन सा माहौल बनेगा। और वो जो दिलों में डर मोजन नहीं है, फंसा हुआ है, उसका फिर इलाज क्या होगा कि हकीम के पास जाना पड़ेगा कि उस डर के लिए कोई दवा या गोली कोई मिल जाए। सर, वो तबीब के पास तो हम बाद में जाएंगे, अभी तो हमारे पास मरीजों की लाइन लगी हुई है। आज एक नई पार्टी का वजूद सामने आया है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुमकिना तौर पर इसका नाम होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंफर्म हो चुका है, जहांगीर खान तरीन साहब इसको लीड कर रहे हैं। ये मुस्तहकम कर पाएगी पार्टी पाकिस्तान को? सर, पाकिस्तान में तो यही चल रहा है। आप वो जब देखते हैं ना, छोटे जो जानवर शिकार करते हैं वो तब भी करते हैं जब वो बड़ा जानवर जो है कि हट जाए तो फिर उन्हें कुछ उनके हिस्से में कुछ मिल जाता है जी। वो बड़ा जो हाथी है जिससे सारे वो डरे हुए हैं, उसका इलाज मुसलसल जैसे अब शुरू किया गया है होता रहे, फिर तो ठीक है, फिर तो अपने हिस्से के सारे ले जाएंगे। लेकिन उनको आप रोक ना सके किसी वजह से और उनकी मौजूदगी में डर रहे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान पार्टी क्या, कुछ उनका काम बनेगा नहीं। ऐसी ऐसी पार्टीज हम तारीख पाकिस्तान में बहुत देख चुके हैं। वेरी राइट सर, साथ रहिएगा हमारे। मैं ज़रा मलिक बोस्तान साहब को शामिल करता हूँ। मलिक बोस्तान साहब, 2-3 चीज़ें। एक तो बजट आने लगा है 9 तारीख को, और बजट में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दूसरा, मार्केट्स आपकी रात 8 बजे बंद करने का फैसला हो चुका है, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा, वो कितना डेंट देंगी? और इस हुकूमत के अंदर इतनी अहलियत है कि डॉलर को वापस अपनी पोजीशन पर ला पाएंगे? आप तो मेक एंड ब्रेक के अंदर बैठे होते हैं, ख़ासतौर पर डॉलर की जब पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम की बात आती है। क्या आपने से कभी मशवरा नहीं लिया गया कि आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए? नहीं, मशवरे तो हमारे चलते रहते हैं। मेरे मशवरों को ये देखो नतीजा है कि डॉलर 320 से कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है 300 पे आ गया। तो आगे चल के भी मैंने तो यही बात की है जो एजाज अमीर साहब, मैं तो सलाम पेश करता हूँ, हमारे इलाके के हैं और बड़ा हमारा फ़ख्र है, हम उन पर बड़ा फ़ख्र करते हैं और अल्लाह ताला उनको और सेहत दे और इज़्ज़त दे। उनका बड़ा एक मकाम है हर लिहाज में, साफ़ी बिरादरी में और सियासत में भी। तो वो जो कह रहे थे, मतलब मकसद है जो भी देखो, सियासत का दरवाज़ा, मैशत का दरवाज़ा सियासत से होके आता है। अगर आप सियासी दरवाज़ा बंद है तो मैशत भी आपकी बंद है। जब से सियासी डेड लॉक हो गए, मैशत के भी डेड लॉक हो गए। तो हमें, मैं समझता हूँ इस हुकूमत का भी जो बजट की आपने सवाल किया है, तो उसमें यही इन्होंने, जैसे इनका नारा था कि हमने तो रियासत के लिए सियासत कुर्बान की है और हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा अवामी बजट पेश करें और अमीरों और गरीबों को खास कर उनको कोई ऐसी सहूलतें दें। हालांकि IMF ने मैंने यही कहा है कि आप गुर्बत ख़त्म करने के लिए अमीरों पे टैक्स लगाएं और इन पर आप गरीबों पे ना टैक्स लगा के उनसे ना और उनको निचोड़े। तो हुकूमत चाहती है कि मैं ऐसे बिजनेसमैन को भी ऐसा फ्रेंडली
बजट पेश करें जिसके मैशत के दरवाजे खोलें, कारोबार खोले और हम इसमें और इस तरह नए नए फार्मूले आ रहे हैं। जैसे अभी विद होल्डिंग टैक्स का फार्मूला भी उन्होंने दोबारा इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं, जो कि पहले ख़त्म कर दिया गया था कि जो भी पैसे कैश निकालेगा नॉन फाइलर के और फाइलर का उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अभी सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए डॉलर अगर आपने मुस्तहकम करना है, रुपये को मुस्तहकम करना है, उसके लिए सियासत को भी मुस्तहकम करना ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले हफ्ते जो है ब्लूमबर्ग ने ये स्टोरी चलाई है अपनी और पूरे एक आर्टिकल लिखा है रीजन में पाकिस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। इसकी वैल्यू उन्होंने 245 रुपये रखी है। और रीजन को आप देखें, अफगानिस्तान जिस पे इकोनॉमिक सेक्शन है उसका रुपया जो है 86 के करीब है, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश का 95 है, श्रीलंका जो डिफॉल्ट करने के बाद तकरीबन 390 पे चला गया, उसका डिफॉल्ट के बाद अब 300 पे आ गया। तो उन्होंने सीख लिया है कि हमने बचत करके अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचाना, हमें भी ये सीखना होगा। अभी ये जो हमारी कमर्शियल बैंक ने 5 करोड़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड लोगों को इशू कर दिए हैं। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग का बिल हमारा सालाना जो $2 अरब पे पहुंच गया। तो मैंने यही हुकूमत को कहा है कि इस तरह अगर हमने सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज हमने लग्जरी आइटम पे और ऑनलाइन शॉपिंग में उड़ा दिया तो बचेगा क्या? आप इस पर कोई टैक्स लगाएं ताकि सिर्फ ज़रूरी लोग ऑनलाइन इसके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। हर कोई आदमी ना क्रेडिट कार्ड पे फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया होता है हमारा। इस तरह रुपये को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत को अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए सबसे पहले जो काम करना है वो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, $3 अरब सिर्फ एनर्जी का बिल है। तो इसी तरह एक्सपोर्ट हमारी कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। अब रफकर रेमिडियस मिला के भी हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेशियो बढ़ चुका है, जिसकी डिमांड बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को एग्रीकल्चर जो हमारा बेस है, जिससे चाइना ने तरक्की की है तो पहले एग्रीकल्चर को उसने प्रमोट किया, फिर वो सनत में गया। तो हमें भी पहले सबसे इसको एग्रीकल्चर को फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है, रिसर्च पे जाना है, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम $10 अरब जो हमारे सिर्फ गंदम पे और इन चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं वो तो हम बचा सकते हैं। इस तरह हमारे पास अल्लाह ताला ने 60% नौजवान है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर की और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। मैं अमेरिका का आपने आप हुकूमती पॉलिसी से सेटिस्फाइड हैं और क्या मुमकिनात में शामिल है कि डॉलर मज़ीद कम हो, यानी 220-30 तक आ जाए? ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बजट के बाद? मालिक साहब, डार साहब से मेरी पिछले हफ्ते में बात हुई, उनकी तो पूरी ये विश है कि वो डॉलर को तो जैसे पहले 2 अदवार में उन्होंने 98 में डॉलर को 70 से 54 में ले थे और 2013-14 में वो 114 से 98 तक ले गए थे। तभी उनका कहते हैं कि मेरा यही कि मैं 240-250 पे ले जाना चाहता हूँ। मैं पूरा वो कहते हैं सर धड़ की बाजी लगा के मैं ये कोशिश करूंगा कि रुपया मजबूत हो। अल्लाह करे उनको इस कोशिश में कामयाब हो। और रुपया अगर मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, मैशत मजबूत होगी। और रुपये से इन्फ्लेशन जो है वो जो बढ़ चुका है, इस वक्त 2 ही मसले हैं। सबसे बड़ा मसला फॉरेन एक्सचेंज की कमी और इन्फ्लेशन की ज़्यादती। तो यही बड़े पाकिस्तान में जो चीज़ें महंगी हुई हैं, जो कर्जे बढ़े हैं, ये डॉलर की बढ़ने की वजह से बढ़े हैं। अगर डॉलर को हम कंट्रोल कर लेते हैं सब चीज़ें ऑटोमेटिकली वापस चली जाएंगी। वेरी राइट। मलिक साहब साथ रहिएगा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बजट की आमद है, 2 दिन बाद हम पोस्ट बजट एनालिसिस कर रहे होंगे। आपको लगता है कि इसमें अवाम के लिए कोई रिलीफ होगा? जाहिर है आप हुकूमत का हिस्सा तो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हालात मुश्किल है ना जी। जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है कि मईशत का एक प्रॉब्लम मौजूद है और ये अभी से नहीं है, ये 2017 से है। और मैं इसको भी मानता हूँ कि सियासत और रियासत और मईशत ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसको आप अलग अलग नहीं रख सकते। लेकिन बस हमारे यहाँ साजिशें होती हैं। जो डॉलर की कीमत मियाँ नवाज शरीफ साहब के जाने के वक्त था तो उसको हम दोबारा नहीं कंट्रोल कर सके। और उस वक्त कोई इस तरह की कोई चीज़ें बन गई थी या कोई इस तरह मुस्तकबिल के लिए सोचा लोगों ने अवाम के मशवरे के बगैर कि अवामी राय को दबा दिया जाए और कोई नए किस्म के लोगों को लाया जाए ज़बरदस्ती। तो उससे तो नुकसान हुआ है, वो तमाम लोग बेनकाब हो गए हैं, ये भी सच है। यानी हमें इससे बहुत नुकसान हुआ। 2017 में आप डॉलर को देखें और अभी देखें तो जिन लोगों ने ये गलती की उसके ज़िम्मेदार तो हैं। सियासत और रियासत और मईशत इनको एक जगह देखना चाहिए। और जमील फारूकी, मैंने आपके प्रोग्राम में पिछली दफ़ा भी कहा था जी कि हमें और मुल्कों से सीखना चाहिए
ये इंडिया का मामला हमसे भी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन उन्होंने आपस में बैठकर एक मिसाकी मईशत किया। और मिसाकी मईशत का माना ये था कि कोई जीतता रहेगा और कोई हारता रहेगा, हुकूमतें बनती और टूटती रहेंगी, लेकिन ये जो खाल हम 20 साल के लिए बनाते हैं मईशत की, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब उनकी मईशत ठीक जा रही है। हमें भी एक मुश्किल फैसला ये करना होगा और मिसाकी मईशत की तरफ जाना होगा। जब आप मिसाकी मईशत करेंगे तो आपके साथ आवाम भी ताउन करेगी, बचत पॉलिसी भी आएगी, वो अपना बचत भी आपको देंगे और वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के भी फ़र्क आएगा, ज़र मुबादले भी जमा होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बच जाएगा। लेकिन आप कोई कदम तो उठाएंगे ना, उसकी मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि एक मिसाकी मईशत की ज़रूरत है कि हम 20 साल 25 साल तक के लिए कोई खदोखाल तय कर दें और ये कह दें इसको कोई भी हुकूमत सियासी नहीं छेड़ेगी, तो इसके अंदर इस्तेकाम आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि चूँकि हमारी हुकूमत सियासी है, वो कोई मिलिट्री की हुकूमत तो नहीं है, और इसी साल हमने जाना है इंतखाबात के अंदर, तो इंतखाबात में जाने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात बताने पड़ेंगे कि हम आवाम की रिलीफ देना चाहते हैं। आप अयाज अमीर साहब की गुफ्तगू शायद नहीं सुन रहे थे, वो उनसे तो मुझे यही फील हुआ है, और बाकी वैसे ओवरऑल जो हमारे एनालिस्ट हैं वो डिस्कस यही कर रहे हैं कि लग नहीं रहा, या हालात ऐसे हो सकते हैं कि शायद इंतखाबात की तरफ ना जाया जाए। तो आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि 2023 में ही इंतखाबात हो जाएंगे? देखो अयाज साहब अपनी बात तो ठीक कहते हैं, मैं जो अंदाज़ा लगाता हूँ तो वो इसलिए बेहतर लगाता हूँ कि हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। अभी तक हमने ये तय किया है कि जितनी भी आईनी मुद्दत इस वफाकी हुकूमत को मिली है, हम उससे एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे और हम जाएंगे निगरान हुकूमत की तरफ जो 90 के दिन के अंदर इंतखाबात करे। ये मसले का हल है। बाकी रह गया कि अवाम ने वोट उसको दिए जिसको डर कहते हैं या वो जानवर कहा उन्होंने, तो भी ठीक है, वो भी मुल्की लोग हैं, बाहर के लोग तो नहीं हैं। और आवाम ने उनके 9 मई के वाक़यात से कुछ सबक सीखा है और समझा है कि हम मुहब्बत वतन लोगों को मौका दें, तो ये भी एक बात तो मौजूद है ना। लेकिन मेरे ख्याल में इसके बगैर कि हम आपस में लड़ें और बहस करें, आवाम पर छोड़ देना चाहिए कि वो कितने जिम्मेदार हैं और किन लोगों को मुंतखब करते हैं। बहरहाल इंतखाबात का यही साल है और इंशाअल्लाह आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद हम इंतखाबात कराएंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। महमूद मौलवी साहब, इंतखाबात का यही साल है सर? जी मौलवी साहब हैं हमारे साथ? अच्छा जी, मैं उनसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। अयाज अमीर साहब, हालात तो बन गए हैं कि इंसान अब 10 दफ़ा ये सोचता है कि सवाल करे तो कैसे करे, इसका जवाब आएगा तो कैसे आएगा। मेरे ख्याल से हम एक यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ख्वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अयाज अमीर साहब से ये जानेंगे कि आने वाले जो चंद महीने हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। क्या मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स हो भी रही है या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो उनका तजुर्बा और तज्जिया क्या कहता है कि ये हालात माजी में जो सियासी अदवार गुजरे हैं उनसे ज़्यादा बदतर हैं या इससे भी बदतर दौर गुजर चुका है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मलिक बोस्तान साहब, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियाँ आपकी नज़र में इस वक्त दुरुस्त समत में हैं या एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, एक नई गवर्नमेंट आए और उसके बाद ये स्टेबल होगा? मलिक साहब देखो, नई गवर्नमेंट ने तो आने ही आना है, क्योंकि इंतखाब को जैसे आपने अभी सारी में तमाम अपने सियासी लीडरान साहब की सुन रहा था, और खदशा भी ज़ाहिर के शायद वहीं या नो 605 में पूरी कौम भी और सियासतदान भी और हमारे लीडर भी, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह होंगे, होने भी चाहिए, तभी पाकिस्तान जो है मजबूत होगा। और ये हुकूमत जो है चाहती है क्योंकि इसने आगे वोट लेने हैं, तो ये ऐसी माशियाँ पॉलिसियाँ अपनाने की कोशिश कर रही है जिसमें अभी जिसने पेट्रोल की कीमतें कम की, डीजल की कम की थी, आगे चल के ये LPG जो है वो उसको गैस की कीमतें, और जो ईरान के साथ बार्टर ट्रेड खोला गया उसका मकसद ही यही है, उसको रेगुलाइज किया। पिछले 3 साल से स्मगलिंग हो रही थी,
अब उन्होंने उसको अलाउ कर दिया, तो उससे आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगी और उसमें सस्ती चीज़ें हमें मिलेगी। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा जो मनसूबा था पाइपलाइन का, तकरीबन जो 1200 किलोमीटर ईरान ने बनानी थी और तकरीबन 800 किलोमीटर पाकिस्तान ने बनानी थी। ईरान ने अपने मनसूबा मुकम्मल कर लिया, हमारा अभी तक पेंडिंग पड़ा है और 2024 तक हमें मोहलत दी है ईरान ने। अगर हमने कंप्लीट नहीं किया तो $8 अरब हमें पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो हुकूमत इस चीज़ में बड़ी फिक्रमंद है और आपको पता है इसमें कमेटी में और असम्बली में मसला ये उठाया भी कि इसका हल भी तलाश किया गया और बातचीत के ज़रिए जो ईरान है हमें बड़ी सस्ती गैस देने को तैयार है और बड़ा सस्ता पेट्रोल और डीजल देने को तैयार है। तो इसमें हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। मैंने तो ये उनसे रिक्वेस्ट भी की है, बताया भी है कि आप अमेरिका को बताएं कि ये पे पाबंदियाँ इकनॉमिक सेक्शन के पहले ये माहदे बाद में इकनॉमिक सेक्शन लगी तो हमें ये अवेल करने की इजाज़त दी जाती है कि हमारा पाकिस्तान का एनर्जी का बिल कम हो और पाकिस्तान में गैस और हमारी इंडस्ट्रियाँ जो बंद होंगी गैस ना होने की वजह से, एनर्जी ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से, तो हमारी यहाँ दोबारा इंडस्ट्रियाँ रमा दमा हो जाए। इस वक्त हिम्मत और दलेरी की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत इसमें अपना दलेरी दिखाए और अमेरिका से साथ दो टोक बात करे, वरना जी हमारे आप में इतने पैसे कहाँ से लेके, ना IMF हमें डॉलर दे रहा है, ना हमें इंपोर्ट जो है हम बैन लगाते हैं तो क्या हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि आप फिर एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो हम जाएँ तो जाएंगे हम पाकिस्तान, रोज़ एक नया मुतालबा। अच्छा, आप मलिक साहब साथ मौजूद रहिएगा क्योंकि अयाज अमीर साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, थोड़ी देर पहले ड्रॉप हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने उनसे सवाल करना था, उनसे पूछ के मैं आपके बाद आता हूँ। अयाज अमीर साहब, ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सियासी तारीख में इस तरह का दौर पहले भी गुजरा है कि ये जो सख्तियाँ हैं, ये मसाइल हैं या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये अब हम ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा? नहीं, ज़ियाउल हक साहब का था, ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी सख्तियाँ हुई थी, लेकिन उस दौर में भी जब तक जब वो खालिस्तान मार्शल लॉ लग गया था तब तो कोई कानून वगैरह नहीं था, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई हाई कोर्ट्स और उसकी कोई तमीज़ वगैरह थी। अब जो दौर चल रहा है जी, इसमें तो ये है ना कि बज़ाहिर तो आइन भी है और कोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जिन्होंने अपनी मनमर्जी और मनमानियां करनी है वो बिल्कुल कर रहे हैं, उन्हें को किसी चीज की वो नहीं है। तो ये एक नया उस किस्म का उस लिहाज से वो जो है नया एक्सपीरियंस है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, कोई इतनी दरख्शा नहीं रही। ये ऐसी सख्तियां और फजूल किस्म की जो कार्रवाइयां हैं वो होती रही हैं। हम में बहैसियत मजमुई इज्तिमाई तौर पे जमहूरियत चलाने की सलाहियत वो कम ही नजर आती है। वो हमारा मिजाज नहीं है, हमारी समझ नहीं है, शायद हमारी अकल इतनी वहां तक ना पहुंचती हो। ये जमहूरियत और ये जो है ऐसी चीजें, कानून की हुक्मरानी, इससे बेमानी इस्तिलाह पाकिस्तान में कोई नहीं है। कानून की हुक्मरानी का तस्वुर जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम समझते नहीं है कि उसका मतलब क्या होता है। बोली जाते हैं लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं हैं। तो हमारी तो उम्र बीत चुकी है। हम समझते थे कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, वो अंधेरे जो है माजी के वो छुट जाएंगे, कोई रोशनी की तरफ जाएंगे, पर लगता है कि नहीं। बस मेरा ख्याल एक तो हमारी समझ और अकल जो है इतनी ज्यादा नहीं है और एक हमारे नसीब भी कोई इतने अच्छे नहीं है। और फिर जो हमें मुजावर और मुतवल्ली मिलते हैं, ये जो खानकाह पाकिस्तान है, उनका क्या कहिए, क्या मेयार है और क्या है। एक से एक बड़ा जो है वो आप शाहकार ही आप कह सकते हैं, मैं कोई और तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर नहीं सकता। तो उस लिहाज से मायूसी होती है। बहुत सारी कौमें हैं जो जंगों में रही हैं, वर्ल्ड वॉर्स में रही हैं, तबाही का शिकार रही हैं, लेकिन उसमें से निकल आती है। हमारा तो अच्छा भला मुल्क था, हम तो इस किस्म की कोई बड़ी जंग में नहीं गए हम, लेकिन हमने अपने हाथों सब कुछ सत्यानाश करके, तबाह करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वे फॉरवर्ड क्या नजर आता है आपको अयाज अमीर साहब, आपके तजुर्बे के हिसाब से? मुझे तो सही मानों में सही पूछें तो मुझे वे फॉरवर्ड नहीं नजर आता। एक तो बात है कि अपने काम से काम यहाँ कोई नहीं रखता। अब यहाँ पे मलिक बोस्तान साहब, पता नहीं आप बैठे हैं या नहीं बैठे? मौजूद हैं।
फॉरेन एक्सचेंज या वो जो मामला वो समझते हैं जी। अब मुझे आप फॉरेन एक्सचेंज के इंचार्ज बना दे, मेरी क्या समझ होगी, मैं क्या कहूंगा, क्या करूंगा, किसी को बताऊंगा मैं क्या? वेरी राइट। मेरी कैपेसिटी से ये ज्यादा चीज है, मेरा तजर्बा नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसीज भी बनाता रहूं और मैं मलिक बोस्तान को हर रोज लेक्चर देता रहूं तो इसका फिर क्या इलाज? तो यहाँ जिस किसी का कोई काम है वहां तक तो महदूद कोई रहता नहीं है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। थोड़ा सा एक कमेंट और कर दीजिएगा, मुझे पता है आपका वक्त बड़ा कीमती है। ये जो हमारा इंटरम सेटअप है केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर, इसको अभी इतना लिंगर ऑन किया गया है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। जब इलेक्शन होने हैं, जो एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, तो एक मियाद के बाद, एक मुद्दत के बाद तो इनकी हैसियत रहती नहीं है। पर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, यहाँ पे जो जिसका दिल चाह रहा है वो ऐसे ही कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो गई है, हाई कोर्ट्स भी ऑर्डर पास करते हैं। मतलब ये कभी नहीं हुआ कि तवातर से हाई कोर्ट्स ऑर्डर पास कर रहे हैं कि फलानी चीज जो है कानून की नजर में इनवैलिड है, सही नहीं है, पुलिस पकड़ के फिर दूसरे दिन अंदर डाल देती है, हाई कोर्ट फिर ऑर्डर आता है फिर अंदर डाल देती है। तो ये तो हर चीज का मजाक बनाने वाली बात है। अगर ऐसे में मतलब इस दौर में 2023 में हमने यही कुछ करना है तो फिर इसका मतलब है हमसे मामलात नहीं चल रहे और हमारी सलाहियतें इतनी नहीं है कि हम मामलात चला सकें। वेरी राइट। अयाज अमीर साहब, आपका कीमती वक्त था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि साथ ही मैं मलिक बोस्तान साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा सर, आप बात कर रहे थे, उसके बाद मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगा। मलिक साहब देखो, मैं उस पे ईरान पाकिस्तान सूबे पे बातचीत कर रहा था जी। तो पिछले दिनों फेडरल रिजर्व का एक वक्त आया हुआ था, मेरी उनसे मीटिंग भी हुई और मैं उन्होंने ये सारी चीज़ें गोश गुजार की कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ा क्राइसिस में है और अमेरिका जो है, हमारी जो अवाम की राय है और अमूमन ये ख्याल पाया जाता है अवाम में कि IMF अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, जब तक वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा वो हमें कुछ नहीं देगा। पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, $100 अरब का जगह और मैशत पे कुर्बान किया है, 80,000 लोग शहीद हुए हैं और पाकिस्तान की आज जो हालत हुई है ये सिर्फ अफगान वार की वजह से हुई है। तो आप इस वक्त आप इन हालात में पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं तो ये बड़ा दुख मकाम है। तो इसी तरह मैंने कहा जी, ये ईरान पाइपलाइन मनसूबा है, इसके आप या तो आप पैसे दें $18 अरब जो ईरान प्लंटी लगाएगा 24 मार्च 24 अगर मुकम्मल नहीं करते तो इसमें ये देखो 750 मिलियन मुकाफ फुट का ये मनसूबा था। इतनी गैस आनी थी पाकिस्तान में, जबकि हमारी डिमांड इस वक्त 400 मिलियन मुकाफ फुट है। तो ये अगर आ जाता तो हमारी इंडस्ट्री भी चल जाती है, लोगों को घरों में चूल्हे भी जल जाते हैं, ये लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाती, बिजली भी हमें सस्ती मिलती, तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता। तो ये मैं समझता हूँ ऐसी एक आलमी साजिश है जिसका पाकिस्तान इस वक्त शिकार है और हमारी हुक्मरानों में जरूरत पैदा करें और उनसे बात करें और अगर वो नहीं देते तो हमने कहें जी फिर ठीक है हम इसको अवेल करते हैं, आपने हमें कुछ भी नहीं दिया और हम मेंबर हैं IMF के, हमने $2 अरब दिए हुए हैं और हमें तो ऐसे दिए जैसे हम भीख मांग रहे हैं। तो हमारे रोज एक नया मुतालबा उनका बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई मुतालबा उनका एक पूरा करती है गवर्नमेंट, दूसरा वो रख देते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस वक्त ईरान के साथ जो बार्टर ट्रेड हुआ है और अफगानिस्तान के साथ ये बड़ा अच्छा फैसला है, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारी $3 अरब की। इसी तरह हुकूमत ने चाइना के साथ और रशिया के साथ युआन में पेमेंट का मायदा किया। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन को भी कि $25 अरब हमारी इम्पोर्ट है चाइना से और $3 अरब एक्सपोर्ट है। तो ये हमारी तकरीबन $22 अरब की डिमांड कम हो जाएगी और पाकिस्तान आने वाले वक्तों में इससे फ़ायदा उठाए और उसकी कोशिश करे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि जब तक वैल्यू एडेड में एक्सपोर्ट में नहीं आएंगे तो कब तक कर्जे लेंगे। आगे अगर फर्ज की हमने चाइना से भी युआन में इतनी एक्सपोर्ट ना कर पाए तो चाइना के कर्जे हमारे खुद बढ़ जाएंगे। तो इसकी अक्लमंदी तो यही है कि हम अपने लोगों को हुनरमंद करें। इस वक्त टेक्सटाइल की इंडस्ट्री टॉप 10 में पाकिस्तान की आती है, लेकिन हमारा शेयर 5 से 7% है और ये $3 खरब की इंडस्ट्री है। तो इस हिसाब से टॉप 10 में होने के हमारा कम से कम 20 से 25% अगर हम अपना फैशन डिजाइनिंग में इसको टेक्सटाइल को वैल्यू एडेड करके ले आते हैं, पाकिस्तान की बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे कहीं डबल है तो हमें $20 अरब से इसको $20 अरब तक ले जा सकते हैं। ज़राअत को इस तरह आपको लगता है हुकूमत की तवज्जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर?
देखो कहते तो हैं, लेकिन मैं कर तो नहीं रहे ना सर, कहते हैं कर तो नहीं रहे ना, नजर तो नहीं आता। करके बजट में पता चलेगा। जैसे अभी एजाज अमीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें इंडिया की मिसाल उन्होंने दी कि उन्होंने माशी मायदा करके तमाम जमातों ने सर जोड़ के एक चार्टर ऑफ इकानमी का मायदा किया। कोई भी हुकूमत आती है उसको कैरी ऑन रखती है। आज वो इंडस्ट्री उनकी 190 में जो है वो IMF उनको कर्जा देने को रवादार नहीं था। उन्हें $2 अरब के लेने के लिए उन्हें 70 टन सोना अपना गिरवी रखा है। आज उनके 770 टन के ज़खायर हैं सोने के और $600 अरब के उनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में। पाकिस्तान है उसको भी अगर नकल कर ले, चाइना की नकल कर ले, तो उन्होंने यही किया। उन्होंने पहले अपने बाहर की दुनिया के लिए दरवाजे खोले, बाहर की इन्वेस्टमेंट आई, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया, बर्दाश्त किया, तहम्मुल से काम लिया, तदब्बर से काम लिया। तो हम भी ये चीज़ें ये लोग हमसे सीख के उधर गए। मैं चाइना की मिसाल देता हूँ। चाइना को सेंट्रल बैंक को पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने बाकायदा इमदाद दे के उसके पाँव पे खड़े दिया। डॉक्टर महबूब अक्सर उनकी पॉलिसियाँ बाहर के मुल्क आकर स्टडी करते थे। कोरिया था, चाइना था, सारे मुल्कों ने आके यहाँ के दौरे किए हमारी इंडस्ट्री के। एक वक्त ये मकाम भी था, पाकिस्तान टॉप 3 में आता था, लेकिन बदकिस्म थी आज हम भिखारी बन के फिर हमें कोई लोन देने को लिए तैयार नहीं है। वेरी राइट। मलिक साहब साथ रहिएगा। मुफ्ती साहब, मुश्किल हालात तो हैं, लेकिन उन मुश्किल हालात में सियासत के अंदर हम तब्दीलियाँ देख रहे हैं। जरदारी साहब मुलाकातें कर रहे हैं आज, बल्कि कल उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अगले 2 महीने में नहीं होंगे, जब मैं चाहूँगा तब होंगे। आज एक नई पार्टी भी मार्ज़ वजूद में आ गई, तो हुकूमत के लिए तो बड़ा टफ टाइम है, स्पेशली JUIF और PMLN के लिए। मुफ्ती साहब। जमील फारूकी साहब, मैं आपके इस जवाब से पहले जी एक वजाहत करूँ। मलक बोस्तान साहब जो इस तजवीज़ को उन्होंने पसंद किया, वो अयाज अमीर साहब की तजवीज़ नहीं थी, वो मेरी तजवीज़ थी। ओके सर। खैर वो भूल गए होंगे। जी जी। ये मेरी तजवीज़ थी कि हमें मीसाकी मईशत की तरफ बढ़ना है। ठीक है। अयाज अमीर साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं सर। हमारे लिए एक मुश्किल ये हो जाती है कि एक आदमी से आप इख्तिलाफ भी करें और उसका एहतराम भी करें। तो फिर एहतराम के साथ अगर वो होते तो हम ये जवाब देते। उनकी तमाम बातें ठीक थी, लेकिन उन पर मायूसी छाई हुई थी। और वो ज़ाहिर कौम को तो उम्मीद दिलाना होता है, ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर तो कौम को मायूस नहीं करना पड़ता। उन्होंने ज़िया-उल-हक के ज़माने का कहा, तो ज़िया-उल-हक के ज़माने से पहले भी बुरे बुरे हालात आए। जब भी डिक्टेटर आया तो ऐसे हालात तो आए, कानून मुअत्तल रहा, आइन नहीं रहा। यहिया खान का ज़माना, परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना, या उसका अयूब खान का ज़माना, ये ऐसे हालात सख्त हालात आए। मैं ये समझता हूँ आजकल के हालात उस जैसे नहीं हैं, उससे बेहतर हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि नई पार्टियाँ बनती हैं, तो मैं एक बात बहुत वजाहत से करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में सियासी खाना बदोशों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। कुछ लोग होते हैं वो हर वक्त किसी के इंतज़ार में होते हैं, इशारे पर वो जाकर पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनके इशारों पर वापस आ जाते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा हैं कि हुकूमत साजी पर ये मौसर हो जाते हैं। उनकी इतनी पोजीशन होती है। इसमें JUIF भी शामिल है सर, आप जिनका नहीं, मैं सियासी खाना बदोशी की बात करता हूँ ना। हमारी पार्टी नजरियाती पार्टी है ना। अच्छा। हमारी पार्टी तमाम पार्टियों में पुख्ता मुस्तहकम बुनियादों पर कायम पार्टी है। ये जो सियासी खाना बदोश होते हैं, वो पहले किसी हकीम से पूछते हैं कि मैंने सियासत करनी है तो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करूं। वो कहते हैं जी आने वाले हालात तो फलां पार्टी के अच्छे हैं, तो कहा जी हैवी वेट पहलवान आ रहे हैं, अब वो हैवी वेट जा रहे हैं। अब भी वो गलती कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में सियासी खाना बदोशों का किरदार ख़त्म हो जाए और हकीकी जो जमातें सामने आ जाए और मसनूई ख़त्म हो जाए, तो पता चलेगा कि आवाम की क्या राय। आवाम की राय वो होती है जो PMLN की होती है, आवाम की राय वो होती है जो पीपल्स पार्टी JUI की होती है या PTI की होती है। लेकिन ये जो सियासी खाना बदोश आ जाते हैं, वो तो आवाम की राय पे कब्जा कर लेने और वो आवाम की राय सामने नहीं आती। इस अंसर को खत्म करना होगा, उसकी हुस्न शक्ली करनी होगी और इन लोगों को इनके किरदार को सिफर तक ले जाना होगा, तो जाके आवाम की बातें सामने आएगी। अब जरदारी साहब ने किस बात में कहा है, बहरहाल हमारा प्लेटफॉर्म है, हम हुकूमत में इत्तेहादी हैं और जहाँ तक हो सकता है कि इत्तेहादी की बात का दिफा भी करते हैं। और हमारे यहाँ PTM के अंदर ऐसी कोई बात तो नहीं हुई कि हम
इसको मौखर कर दें इलेक्शन को। हम इलेक्शन को एक ही वक्त में, वो जो कह रहे थे ना अय्याज अमीर साहब कि क्यों इलेक्शन नहीं हुए 14 मई को, उसके अंदर ये गलती थी कि हम पंजाब और वफाक में एक साथ इलेक्शन करना चाहते थे और हम एक तजर्बा हुआ तलख मशरकी पाकिस्तान का, हम दोबारा उस तजर्बे से नहीं गुजरना चाहते थे और आइन खामोश था। ये भी तो आइन नहीं कह रहा कि अलग अलग करो, इसलिए हमने कहा एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचने के लिए एक साथ करें, वरना वो सियासी जमात नहीं कहलाती जो इलेक्शन से इनकार करे। जरदारी साहब ने जिस तनाजुर में बात की होगी, जाहिर ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ मैं और आप तो नहीं बैठे, मैं कम अज कम इस बात से एहतराम के साथ इख्तलाफ करूंगा कि हमारे यहाँ ये नहीं थे कि हम इलेक्शन को पीछे करें। कौम की बेहतरी इसमें है कि मुफ्ती साहब बहरहाल हुकूमत का हिस्सा है, उनकी जो राय है वो अपने काबिल एहतराम है, क्योंकि जाहिर है हुकूमत के अंदर बैठकर वो ज़्यादा बता सकते हैं कि हुकूमत का इनपुट क्या है। लेकिन जरदारी साहब जरदारी फैक्टर के हिसाब से पाकिस्तान में मने मनाए सियासतदान हैं और बड़े अदवार उन्होंने ऊपर नीचे देखे। पाकिस्तान के वाहिद ताकतवर सदर थे जिन्होंने 5 साल मुकम्मल किए बतौर सदर, और उनकी हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए, पहले 5 साल। तो ये बात देखनी होगी कि वो किस तनाजुर में ये कह रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी मईशत जो है वो जुड़ी है हमारे डॉलर के साथ, और मलिक बोस्तान साहब ने जिस तरह कहा कि उनके पास बड़ी अच्छी तजावीज़ थी, डॉलर को नीचे ला सकते हैं, लेकिन हुकूमत की संजीदगी देखने वाली होगी और अगली हुकूमत के आने के बाद मज़ीद इस्तेहकाम आ पाएगा। जबकि अयाज अमीर साहब की जो गुफ्तगू थी उसके अंदर यकीनन मायूसी का एक पहलू है और उनका जो तजर्बा है, जो कद है, उसके हिसाब से वो पहलू अपनी जगह पर मौजूद है। आज हमारे साथ मौलवी महमूद साहब भी जुड़े हुए थे, कमिटेड थे स्काइप के ऊपर, और जहाँ पर वो मौजूद थे शायद वहाँ सिग्नल्स नहीं थे, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्होंने माजत कर लिया उससे। तो आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।